गुड मॉर्निंग प्यारे बालकों। लास्ट तक हमने फ्रक्टोज और उसके बाद में सुक्रोज कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डाइसैकेराइड। नेक्स्ट डाइसैकेराइड में हमने पढ़ा था माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो किस किस से मिलकर बना रहता है, क्योंकि डाइसैकेराइड है जिसका मतलब इसमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं। तो वो जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? माल्टोज के अंदर जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं ग्लूकोज, वो भी अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये नेक्स्ट भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यानी कहने का मतलब दोनों ही क्या रहते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। लेकिन इनमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है वो इसका C1 कार्बन और इस दूसरे वाले अल्फा ग्लूकोज का C4 कार्बन। इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन दोनों के बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जुड़ती हैं, यानी कि अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन होगा और दूसरे अल्फा ग्लूकोज जो हमने लिया है उसका C4 कार्बन होगा, और दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, माल्टोज का निर्माण करेंगे। माल्टोज का हमने दूसरा नाम भी लिख लिया, इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर कहने का हमने रीजन बता दिया कि ये किससे प्राप्त होता है, अपने को मांड से प्राप्त होता है। मांड का मतलब आप सभी जानते ही हो, घर में मम्मी चावल बनाती है या कभी कभी खुद भी बना लिया करो। तो जब चावल बनाए जाते हैं तो उसमें क्या आता है, जब चावल को गर्म करते हैं तो ऊपर पानी आता है, उस पानी को हम क्या कहते हैं, मांड कहते हैं। तो मांड से प्राप्त होता है, इसलिए इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है। तो अब अपने पास है अल्फा ग्लूकोज और ये भी अल्फा ग्लूकोज, और दोनों का अपने को एक का C1 कार्बन लेना है और एक का क्या लेना है, C4 कार्बन लेना है। तो अल्फा ग्लूकोज बना लें, ये अपने पास थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि थाने ढंग से दिख जाए। ये हो गया जी अपना ग्लूकोज, और अल्फा बनाना है तो पहले बीटा बना लें। यहाँ पर आता है CH2OH, H को ट्रांसपोजिशन पे ले आओ, HOH HOH OH ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोजिशन पे आया नहीं जी, यहाँ पर OH और यहाँ पर H तो H ऊपर, तो H ऊपर है तो H नीचे, यहाँ पर H ऊपर और OH नीचे। अगर ट्रांसपोजिशन पे लेके आएंगे तो कौन सा बनेगा, बीटा, लेकिन अपने को कौन चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा चाहिए तो यहाँ पर भी क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा। क्या आएगा, H आएगा। मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो बीटा बन जाएगा, क्योंकि बीटा में सारे के सारे ट्रांसपोजिशन के ऊपर आते हैं। तो ये अपने पास हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दूसरा और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये सेकंड, यानी कि अपने को 2 यूनिट लेनी है इसकी, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डाइसैकेराइड कहा। ये CH2OH HOH OH ऊपर H नीचे, H नीचे OH ऊपर, OH नीचे आ गया तो HOH। ठीक है जी। अब अपने को क्या लेना है, C1 और C4 कार्बन। तो ये अपना C1 कार्बन, ये C2 C3 C4, इस कार्बन के हो गए, यहाँ पर इसका C1 C2 C3 और ये C4। तो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में क्या बनने वाला है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो इसका ऑक्सीजन छोड़ देता हूँ और यहाँ से क्या बाहर निकाल देता हूँ, H2O बाहर निकल गया जी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से पानी हमने बाहर निकाल दिया है, और वैसे भी पानी की बहुत कमी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो H2O यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, तो जब यहाँ से H2O बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट यहीं से इसको हटा देते हैं पानी को। ये पानी को हमने हटाया और ये अपना जो ऑक्सीजन बच गया इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार से ये इसका क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, माल्टोज कहेंगे। क्या कहेंगे, माल्टोज कहेंगे। तो ये माल्टोज बन गया है अपना। तो ये माल्टोज इस प्रकार से हम बनाएंगे। नेक्स्ट अपने पास जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है लैक्टोज की। तो लैक्टोज, ये सभी स्ट्रक्चर आप खुद बना के देखना है घर पे रफ कॉपी में। तो नेक्स्ट है अपना लैक्टोज, जिसको हमने कहा है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर का मतलब दूध में पाई जाने वाली चीनी। दूध में पाई जाने वाली चीनी, यानी दूध मीठा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं।
और इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? बीटा गलैक्टोज, बीटा गलैक्टोज और बीटा ही ग्लूकोज, बीटा गलैक्टोज और बीटा ही ग्लूकोज, ग्लूकोज, बीटा गलैक्टोज और बीटा ही ग्लूकोज। अब एक देखो नया फॉर्मूला आया यहाँ पर, गलैक्टोज। ग्लूकोज में और गलैक्टोज में फर्क क्या है? दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 मैंने लिखा भी था। ग्लूकोज, गलैक्टोज, फ्रक्टोज और मैनोज, चारों का। मनोज मत लिख देना जी, मनोज का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये मैनोज है। और इन चारों का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। सबका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। तो सबका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पर अपने पास एक नई स्ट्रक्चर आ गई गलैक्टोज, जिसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से बनाएंगे, यानी हाउस स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो अपने को गलैक्टोज का तो क्या लेना है? कार्बन नंबर फर्स्ट लेना है और बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 लेना है और दोनों के बीच में क्या बनाना है? अपने को बॉन्ड बनाना है, यानी कि ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाना है, यहाँ से H2O बाहर निकाल कर। तो देखो गलैक्टोज में और ग्लूकोज में क्या फ़र्क रहेगा, एक बार स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बनाता हूँ बीटा गलैक्टोज की स्ट्रक्चर। तो आप भी क्या करोगे, बीटा गलैक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बनानी है जी। अपने आप से ट्राई मत करना, पहले मेरे वाला देखना फिर अपने आप से ट्राई करना, ठीक है जी। तो ये अपने पास ग्लूकोज, सेम टू सेम हम ग्लूकोज को बनाते हैं, सेम टू सेम किसको बनाते हैं? ग्लूकोज को। फिर इसको गलैक्टोज में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और बीटा फॉर्म में ही बनाना है, तो बीटा फॉर्म में तो सारे ट्रांसपोजिशन पे आएंगे। CH2OH, H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे। तो ये अपने पास किस कौन से क्या है? अपने पास बीटा, H नीचे है ऊपर कर दिया, ऊपर है नीचे कर दिया, नीचे है ऊपर कर दिया और ऊपर है नीचे, हमने किसको कर दिया है। तो ये मैंने क्या बनाया है? अपने पास ग्लूकोज बनाया। और कौन सा? बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज में और गलैक्टोज में क्या फ़र्क रहता है? ग्लूकोज और गलैक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। क्या होते हैं? एपीमर, यानी फॉर्मूला सेम, सिर्फ उसमें एक कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप सेम, एक कार्बन का अभिविन्यास क्या रहता है? चेंज रहता है। तो अभिविन्यास चेंज रहता है, वो कौन से कार्बन का रहता है? C4 कार्बन का। तो C4 कार्बन ढूंढें, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर कार्बन का अगर H और OH को हम चेंज कर दें, यानी H नीचे कर दें और OH ऊपर कर दें, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? गलैक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गलैक्टोज। तो दिमाग में रह गई बात है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो गलैक्टोज का C4 एपीमर होता है, C4 एपीमर होता है। गलैक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। और कौन से कार्बन के? कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 का H और OH को क्या कर दें? चेंज कर दें, यानी कि ऊपर नीचे कर दें, तो वो क्या बन जाता है? गलैक्टोज बन जाता है। फ्रक्टोज की हमने बताई थी कि फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। C2 एपीमर का मतलब कार्बन नंबर 2 का जो अभिविन्यास है H और OH है वो क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा? मैनोज बन जाएगा। मनोज नहीं बनेगा जी, मैनोज बन जाएगा। तो ये अपने पास बीटा गलैक्टोज हो गया। यहाँ पर हम बीटा ग्लूकोज बना लें। बीटा ग्लूकोज तो हम बना ही लोगे इस प्रकार से, ये लो जी, ये CH2OH, H OH है, बाकी की कोई जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को ये कार्बन नंबर 1 इसका चाहिए, ये पहला कार्बन, इसका चौथा चाहिए, तो 1 2 3 4 ये चौथा कार्बन, ये पहला और चौथा है, पहले और चौथे के बीच में, तो यहाँ से H2O ऐसे बाहर निकल जाएगा टेढ़ा, यानी कि कहने का मतलब एन शेप में बॉन्ड आएगा। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ और एन शेप में बॉन्ड बना रहा हूँ इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है। यानी कि जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में से H2O अणु का बाहर निकलता है तो दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ऑक्सीजन परमाणु से क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये अपनी स्ट्रक्चर रही किसकी? लैक्टोज की। किसकी? लैक्टोज की। ये जो शुगर है ना, ये जो शुगर दिख रही है थारे को, ये थारे को जो शुगर दिख रही है, ये शुगर किस में पाई जाती है? दूध में। और तुम रोजाना इसको गटकते हो और थारे पेट में ये जाती है और पेट में जाके फिर बेचारी पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो ये अपनी हो गई जी लैक्टोज। उसके बाद अपने पास डाइसेकेराइड हो गई। डाइसेकेराइड के बाद में जो अपने पास आता है वो आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर हम पानी में डालें
और पानी में डालते ही उसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड इकाइयाँ कहते हैं। 2 से 10 तक बढ़ेंगी तो ओलिगोसेकेराइड, अगर 2 ही बनी तो डाई, 3 बनी तो ट्राई, 4 बनी तो टेट्रासेकेराइड, और 10 तक बढ़ जाएंगी तो हम कह देंगे ओलिगोसेकेराइड है, और 10 से ज़्यादा चली गई तो हम कह देंगे कि पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो अपने पास पॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने एग्जाम्पल लिखा स्टार्च का, स्टार्च। दूसरा हमने लिखा सेलुलोज, और तीसरा ग्लाइकोजन हम लिख लेते हैं, लेकिन अपने पास सिलेबस में 2 ही हैं, स्टार्च हैं और सेलुलोज है। तो हम सबसे पहले देखो किसको पढ़ते हैं, स्टार्च को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5, और आगे क्या लिख देते हैं, इसकी N यूनिट लिख देते हैं, और N का मतलब है मोर देन 100 यूनिट्स, मोर देन 100 यूनिट्स, यानी कि C6H10O5 की कितनी यूनिट होंगी, 1000 से ज़्यादा यूनिट होंगी, जो आपस में क्या रहेंगी, जुड़ जाएंगी, तब अपने पास क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। अब स्टार्च जो है उसका जो मेन फंक्शन जो होता है तो वो क्या रहता है, अपनी स्ट्रक्चर बनाना। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों के में सेलुलोज होता है, तो पॉलीसेकेराइड ज़्यादातर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्टार्च जो है ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, संग्रहित होकर रहता है, इकट्ठा रहता है एनर्जी के रूप में। जैसे हम कहते हैं कि आलू अपने पास होता है, तो आलू के अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। तो जो स्टार्च जो है वो कहने का मतलब सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि वो इकट्ठा हुआ मिलता है एक जगह, तो संग्रहण का कार्य करता है और स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर्मूला हमने लिख लिया इसका। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि स्टार्च के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी किसकी होती हैं, अल्फा ग्लूकोज की होती हैं। किसकी होती हैं, अल्फा ग्लूकोज की होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार्च जो होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, और उसकी मोनोमर यूनिट जो है वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा ग्लूकोज। पॉलीमर का मतलब यही होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो अपने पास यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी मात्राएं आपस में, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हैं अल्फा ग्लूकोज की, और आपस में जुड़कर क्या बनाई, उसने स्टार्च बनाई है। तो ये इसको हम क्या कह देते हैं, ये पॉलीमर है। क्या है, एक प्रकार से पॉलीमर है। और ये जो पॉलीमर है वो किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। तो हम ये कह देते हैं इसका ये क्या है, मोनोमर है। क्या है, मोनोमर है। एक यूनिट है, एक अणु है, एक मॉलिक्यूल्स है, और वो एक मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। क्या करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो स्टार्च की जो मोनोमर यूनिट होती है वो अल्फा ग्लूकोज होती है, और अल्फा ग्लूकोज अगर 1000 से ज़्यादा मात्रा में एक साथ जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। और स्टार्च को फिर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो अपने पास आता है एमिलोस, और एक आता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोस एंड एमिलोपेक्टिन, एमिलोस और एमिलोपेक्टिन। यानी कि स्टार्च के अंदर 2 प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, एक तो एमिलोस होती है और दूसरी कौन सी होती है, एमिलोपेक्टिन होती है। देखो एमिलोस जो होता है वो वाटर में सोलुबल होता है, सोलुबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलता है बेचारा ये वाला तो, और ये होता है अनसोल्यूबल इन वाटर, अनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में ये बेचारा घुलता ही नहीं है। तो ये वाला जो स्टार्च है, यानी कि जिसका जो सेकंड पार्ट है एमिलोपेक्टिन, वो पानी में नहीं घुलता है, और ये वाला है वो पानी में क्या होता है, घुलता है। और ये वाला जो है वो स्टार्च का 15 से लेकर 20% भाग है वो बनाता है। 15 से 20% भाग क्या करता है, बनाता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च का 15 से 20% भाग है वो किसका बना हुआ होता है, एमिलोस का बना रहता है। जबकि एमिलोपेक्टिन का कितना बना रहता है, 80 से लेकर 85% भाग जो है वो किसका बना रहता है, स्टार्च का, एमिलोपेक्टिन का बना रहता है। फिर हम ये कह देते हैं कि स्टार्च का 80 से 85% भाग कौन बनाता है, एमिलोपेक्टिन बनाता है। कौन बनाता है, एमिलोपेक्टिन बनाता है। ये ब्रांचेज नहीं होता है, कहने का मतलब इसमें ब्रांच नहीं होती है, तो मैं कह देता हूँ नॉन ब्रांचेज। और इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांच होती हैं। क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं। ब्रांचेबल होता है, ये नॉन ब्रांचेबल होता है। इसके अंदर जो अपने पास ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है अल्फा ग्लूकोज के अंदर, वो बनता है C1 एंड C4 कार्बन के बीच में। बनानी आपको अब की बार स्ट्रक्चर,
अब की बार स्ट्रक्चर आपको किसको करनी है, आपको बनानी है खुद अपनी कॉपी में। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा ग्लूकोज लेना है, अल्फा ग्लूकोज लेना है। और अल्फा ग्लूकोज की अपने पास 2 अल्फा कई सारे लेंगे लाइन में, 1 2 3 4 ऐसे कई सारे बना लेना। एक यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बना लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर मैं इसका ले लूँगा C1 कार्बन, इसका C4 कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, और अपनी ये बन जाएगी स्टार्च बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्टार्च, जिसका कौन सा भाग बन जाएगा, एमिलोस भाग बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, एमिलोस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में क्या बन आएगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आएगा, और उसकी एमिलो स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर ये ब्रांच होने का कारण देखो इसका ये है कि इसमें C1 और C1 और C4 कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, साथ साथ में C1 और C6 कार्बन के बीच में भी क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C6, तो मोनोमर यूनिट एक यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ आएगी, तीसरी यहाँ आएगी। तो 3 यूनिट्स आपस में हमने जोड़ी, तो एक तो जुड़ेगी C4 पे, दूसरी कहाँ पर जाके जुड़ेगी, C6 पे। कहाँ पर जाके जुड़ेगी, C6 पे। तो C1 C4 के साथ भी बॉन्ड बनता है, C1 और C6 के साथ में भी बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ C1 और C4 के बीच में ही क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इसलिए एमिलोस जो होती है वो ब्रांचेज नहीं होती, यानी कि उसके अंदर शाखाएं नहीं होती, सीधी सीधी एक लंबी सी चैन बनती जाती है। जबकि एमिलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच हो जाती है। उसका ब्रांच होने के कारण C1 और C4 के बीच में कार्बन जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है वो C1 और C6 के बीच में भी क्या बनता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। तो सिंपल सी बात है, एक तो टेढ़ी जाएगी, एक तो क्या जाएगी, टेढ़ी, और टेढ़ी जाएगी तो उसमें क्या आ जाएंगी, शाखाएं आ जाएंगी, ब्रांच आ जाएंगी। तो अपने पास ये कैस की स्ट्रक्चर बनाती है, स्टार्च की। इस प्रकार से क्या बनती है, स्ट्रक्चर है बनती है। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है सेलुलोज। सेलुलोज, तो ये लिख दिया जी मैंने सेलुलोज, और सेलुलोज का फॉर्मूला C6H10O5, और क्या कर देते हैं, N से यूनिट इसके ऊपर क्या लगाते हैं, N लगा देते हैं। और N का मतलब भी क्या है, यहाँ पर भी मोर देन 1000 यूनिट, मोर देन 1000 यूनिट। तो फिर बोलो गुरुजी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों तो क्या आ गए, सेम आ गए। और जब सेम आ गए तो नारे नारे क्यों करें, दोनों फॉर्मूले क्या आ गए, सेम आ गए, और सेम आ गए तो फिर नारे नारे क्यों करें। तो नारे नारे क्यों करें, उसका रीजन क्या है, ये वाला जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज से बनता है, और ये वाला जो है वो किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से। तो हम ये कहेंगे स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन सेलुलोज जो है वो किसका है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो एक अपने पास अल्फा ग्लूकोज आ गया, दूसरा अपने पास कौन सा आ गया है, बीटा ग्लूकोज आ गया है। तो एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा के अंदर एक चीज़ दिमाग में रखना कि बीटा है, कहने का मतलब जो सेलुलोज है जो बीटा ग्लूकोज से बना है, उसका मुख्य काम जो होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर बनाना होता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे की जो अपनी सेल वॉल जो होती है, आपने पढ़ी भी होगी प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आती है एक सेल वॉल, सेल वॉल। जबकि हमारे अंदर क्या होती है, सेल के ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। जबकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ में क्या होती है, सेल वॉल भी होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है। और सेलुलोज का जो पाचन है वो हमारे अंदर नहीं होता है, यानी कि हमारे स्टोमच के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर, या हमारी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा भी जो भी जुगाड़ है अपने शरीर में, उस अपने इंजन के अंदर ऐसा कोई ऑयल नहीं है कि सेलुलोज को क्या कर सकें, पचा सकें। तो अपने वाला इंजन है वो सेलुलोज को पचा नहीं पाता, इसलिए हम घास फूस नहीं खाते हैं। तो घास फूस कौन खाते हैं, भेड़ बकरियां, गाय भैंस खाती हैं। तो गाय भैंसों का जो इंजन होता है उसके अंदर ऐसा ऑयल होता है, या फिर ऐसे कहते हैं कि एंजाइम होते हैं जो सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि पचाते हैं। और हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हम सेलुलोज को क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से सेलुलोज क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद में वो क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। और ग्लूकोज का पाचन तो हम करते ही है, क्योंकि ग्लूकोज को तो हम पानी में घोड़ घोड़ के पी जाते हैं। तो ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का तो बड़ी अच्छी तरीके से पाचन कर लेंगे हम। तो सेलुलोज है वो खास करके स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, और ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते, हमारी आंत में या आमाशय में ऐसे एंजाइम्स नहीं होने की वजह से इसका हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि जंतु ऐसा करते हैं, और जंतु खास करके वो जो जुगाली निकालते हैं वो जंतु ऐसा खास करके करते हैं, क्योंकि उनका जो स्टोमच है उसके 4 पार्ट्स होते हैं उस स्टोमच में, और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो इसका क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। हमने ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और स्टार्च और
और सेलुलोज, इनकी स्ट्रक्चर यानी कि स्टार्च की और सेलुलोज की स्ट्रक्चर आपको खुद को बनानी है। बनाएंगे कैसे वो मैंने बता दिया है एक बार। अल्फा ग्लूकोज लेंगे तो स्टार्च बनेगा और बीटा ग्लूकोज लेंगे तो क्या बनेगा, सेलुलोज बनेगा। यहाँ पर भी C1 और C4 कार्बन के बीच में ही क्या बनाना है, अपने को बॉन्ड बनाना है। C1 और C4 कार्बन बीटा ग्लूकोज का लेकर तब सेलुलोज बनेगा। क्या बनेगा, सेलुलोज बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। धन्यवाद।